1857 की क्रांति, ये पाठ चल रहा है, नवीं क्लास का, कल पढ़ाया था। देखो, जब आपको बताया था कि राजस्थान की रियासतों में जब मराठा और पिंडारियों ने इतना आतंक मचा दिया कि वहाँ के राजा, वहाँ के सेठ साहूकार और वहाँ की जनता भी उनसे तंग आ गई, उनसे दुखी हो गई। तो इन देसी रियासतों की शासकों ने, इन राजा महाराजाओं ने और अंग्रेजों की शरण ली। किसकी शरण ली? अंग्रेजों की शरण ली। इनको, राजा महाराजाओं को विश्वास था, इनको विश्वास हो गया कि हम जब तक ही राजा हैं, जब तक अंग्रेजों की हम पर छत्र छाया है, ठीक है। नहीं तो अंग्रेजों के चले जाने पर मराठा और पिंडारी हमारी शासन प्रणाली को चुनौती देते रहते हैं और हमको आसानी से शांतिपूर्वक राज्य नहीं करने देते हैं, ठीक है। तो अंग्रेजों ने प्रत्येक रियासत में अपने पॉलिटिकल एजेंट पीए कहते हैं अंग्रेजी में, वो नियुक्त कर दिए। प्रत्येक रियासत में एक अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट की नियुक्ति की। देखो साहब, जब पॉलिटिकल एजेंट की नियुक्ति की प्रत्येक राज्य में, तो ये पॉलिटिकल एजेंट रियासतों पर कर बढ़ाने लग गया। क्या बढ़ाने लग गया? कर। इतना कर बढ़ाने लग गया कि जनता इनके कर से दुखी हो गई। जब इन्होंने खराज और कर इतना बढ़ा दिया कि जनता की स्थिति कमजोर हो गई, तो जनता में इनके प्रति नाराजगी उत्पन्न हुई। पॉलिटिकल एजेंट जो कि राज्य में व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगाए गए थे, उन्होंने राजपाट में भी हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया, ठीक है। शासनकार एवं अधिकारों में कमी आने लगी। राजाओं के शासनकार और अधिकारों में कमी आने लग गई, क्योंकि ये एक तरह से खुद ही राज्य करने लग गए, ठीक है। धीरे धीरे राजाओं का अधिकार कम होने लग गया, पॉलिटिकल एजेंटों का बनने लग गया, और राज्यों के रियासतों की स्थिति दिन रोज कम होती जा रही है, खराज और कर लेने से, ठीक है साहब। ऐसी परिस्थितियों में ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट राज्य में तानाशाह बन गए। तानाशाह जिस पे किसी का कोई अंकुश नहीं होता है। कंपनी द्वारा खराज वसूलने के अलावा समय समय पर कई कर्जे भला थोप दिए जाते थे। देखो, ये कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेजों की कंपनी थी ये। कौन सी कंपनी थी? ईस्ट इंडिया कंपनी। और ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में स्थापित थी, ईस्ट इंडिया कंपनी थी जो, इसने पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त किए जो रियासतों से कर लेते थे। तो ये पॉलिटिकल एजेंट कर लेकर के और कंपनी को पहुंचाते थे, ठीक है साहब। तो अब धीरे धीरे राजस्थान की रियासतों में ईस्ट इंडिया कंपनी की भूमिका बढ़ने लगी पॉलिटिकल एजेंट के माध्यम से, ठीक है साहब।
अंग्रेजों ने राज्यों के आर्थिक साधनों पर भी अधिकार करने का प्रयास किया। नमक उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र सांभर झील, ये सांभर झील है तुम्हारी, ये जयपुर के पास पड़ती है, नमक बनाया जाता है। एशिया की सबसे बड़ी नमक की ये झील है, ठीक है सब। और मेवाड़ के अफीम उत्पादन पर अधिकार कर लिया गया। और मेवाड़ है ना तुम्हारा, चित्तौड़गढ़ है तुम्हारा, है प्रतापगढ़ है, उदयपुर है, इसको मेवाड़ कहते हैं। यहाँ अफीम की खेती बहुत होती है, पहले भी होती थी। तो नमक पर अधिकार कर लिया और अफीम उत्पादन क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। शांति और व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर लगभग सभी राज्यों में अंग्रेजी सैनिक टुकड़ियां स्थापित कर दी। और इस कंपनी ने प्रत्येक राज्य में, प्रत्येक रियासत में अपनी सैनिक टुकड़ी स्थापित कर दी। केवल बहाना था कि हम शांति और व्यवस्था बनाए रखेंगे, लेकिन ऐसा हुआ कुछ नहीं, ठीक है। और जब ये सैनिक टुकड़ियां वहां स्थापित की तो इनका खर्च भी उस संबंधित रियासत या राज्य को उठाना पड़ेगा। तो बताओ, और ज्यादा दबाव आ गया कि नहीं आ गया, और ज्यादा कर बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया। भारी खराज पर ब्याज और अन्य खर्चों के थोपे जाने के फलस्वरूप राज्यों की आर्थिक स्थिति और ज्यादा कमजोर हो गई। राजस्थान के शासकों ने मराठा आतंक से सुरक्षा तथा अपने सामंतों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए ही अंग्रेजों के साथ 1818 ईस्वी की संधि की थी। संधि होने के बाद राजपूत शासकों ने अंग्रेजों की सहायता से सामंतों की शक्ति कुचलने का प्रयास किया। कालांतर में अंग्रेजों ने ऐसे अनेक कदम उठाए जिनसे सामंतों की स्थिति कमजोर हो गई। सामंत कहते हैं ऊंचे पदों पर रहने वाले लोग, किसी राज्य में ऊंचे पदों पर जो लोग रहते हैं ना, एक व्यापारी वर्ग, एक साहूकार वर्ग, एक तरह का, ठीक है। यथा सामंतों की सैनिक सेवा के बदले, ये अपने मंत्री संतरी जो ये होते हैं, ये सब इसी में आते हैं आजकल के हैं। सैनिक सेवा के बदले अब उनसे नगद रुपया वसूल करने का निश्चय किया गया। और जो सेठ साहूकार थे ने, सेठ साहूकार थे, उनसे सैनिक सेवा के बदले क्या लेने लग गए। सैनिक सेना के बदले, सैनिक सेवा के बदले उनसे नगद रुपया वसूल करने का निश्चय किया गया। जागीर क्षेत्रों में सामंतों को कई विशेष अधिकार प्राप्त थे, जैसे जागीरों के निवासी अपने सामंत की आज्ञा के बिना किसी स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं बसते थे। सामंत व्यापारियों से राहदारी और दाना पानी आदि शुल्क वसूल करके उसके बदले व्यापारियों को सुरक्षा प्रदान करते थे। उनके इन विशेष अधिकारों को समाप्त कर दिया गया। 19वीं सदी के पूर्वार्ध तक जागीर क्षेत्र का नेतृत्व सामंतों के पास था तथा समाज में उनकी प्रतिष्ठा भी बढ़ी चढ़ी थी। किंतु 19वीं सदी के अंत तक जागीर क्षेत्रों में सामंतों के नेतृत्व में कमी आई। अब वे उतने प्रभावशाली नहीं रहे। अंग्रेजों ने डूंगरपुर के शासक जसवंत सिंह को गद्दी से हटाकर प्रतापगढ़ के शासक के पौत्र दलपत सिंह को वहां का शासक बना दिया, जिससे वहां की जनता में ब्रिटिश सरकार के प्रति घृणा उत्पन्न हो गई। देखो, डूंगरपुर के शासक को हटा करके प्रतापगढ़ के शासक के पौत्र यानी कि नाती को और डूंगरपुर का शासक बना दिया। तो बताओ, डूंगरपुर की जनता क्या इसको स्वीकार करेगी? नहीं करेगी। जनता के प्रति घृणा हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? डूंगरपुर की जनता के प्रति हो जाएगी ना। तो डूंगरपुर की जनता के प्रति घृणा हो गई कि हमारे राज्य का राजा, प्रतापगढ़ के राजा का नाती बना दिया, हमारे राजा को हटा दिया गया। वहां की जनता में ब्रिटिश सरकार के प्रति घृणा उत्पन्न हो गई। इसी प्रकार अंग्रेजों ने जयपुर की राजमाता भटियाणी को अत्याचार करने का प्रयास किया, तो वहां के लोगों ने क्रुद्ध होकर कप्तान ब्लैक की हत्या कर दी। कोटा में अंग्रेजों ने तात्कालिक महाराज किशोर सिंह के विरुद्ध रियासत के फौजदार जालिम सिंह के दावों का समर्थन किया, जिससे कोटा के हाड़ा राजपूत अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार लेकर उठ खड़े हो गए। अलवर और भरतपुर की रियासतों में अंग्रेजों ने हस्तक्षेप कर वहां अवयस्क राजकुमारों को गद्दी पर बैठाया। अवयस्क जिनकी उम्र वयस्क नहीं थी, वो जवान नहीं थे, कम आयु के थे, बाल्यावस्था थी उनकी, ठीक है। क्योंकि शासक के अवयस्क होने की स्थिति में अंग्रेजों को राज्य के प्रशासन पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का अवसर मिल जाता था।
किस वजह से बैठाया उन छोटे छोटे युवा वर्ग के लोगों को, बाल्यावस्था थी उन बच्चों की, उनको राजकुमार बना करके गद्दी पर बैठा दिया केवल इस वजह से कि हम जब चाहें इनसे राज छीन सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो इतने नीति निपुण नहीं होते हैं, वो इतने राजनीतिज्ञ नहीं होते हैं, उनको शासन करने का इतना ढंग और अनुभव भी नहीं है उनके पास में। हम जब चाहेंगे जब इन पे से छीन लेंगे, हत्या लेंगे, ये नीति थी। जोधपुर के महाराजा मान सिंह भी ब्रिटिश सरकार के घोर विरोधी थे। उनके प्रयत्नों से अन्य रियासतों में भी ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध असंतोष पनपने लगा। राजस्थान में क्रांति के समय ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट कोटा रियासत का था मेजर बर्टन, जोधपुर रियासत का मेक मैसन, भटपुर रियासत का मॉरिसन, जयपुर रियासत का ईडन, उदयपुर रियासत का सावर्ट्स और सिरोही रियासत का जेडी हॉल। राजनीतिक आधिपत्य स्थापित करने के पश्चात अंग्रेज सरकार ब्रिटिश भारत की भांति राजस्थान पर भी सांस्कृतिक विजय प्राप्त करने को उत्सुक हो उठी। ब्रिटिश सरकार ने सामाजिक सुधार के लिए प्रचलित परंपराओं, रीति रिवाजों और कुरीतियों को समाप्त करने के लिए विशेष कदम उठाए। केवल इस वजह से उठाए क्योंकि अंग्रेजों की जो संस्कृति थी उसको भी राजस्थान में अब थोपा जा सके। और जब अपनी वो नीतियों को थोपना चाह रहे हैं, अपनी संस्कृति को जब लाना चाह रहे हैं, तो हमारे समाज में कुछ बुराइयां थी, उन बुराइयों को उन्होंने दूर करने का प्रयत्न किया जिससे कि हम यहाँ की जनता का विश्वास जीत सकें। ठीक है, हमारे समाज में जो कुरीतियां थी, जो बुराइयां थी, उन बुराइयों को दूर करने का पहले अंग्रेज बीड़ा उठा रहे हैं और उसके बाद उनकी नीति थी अंग्रेजी संस्कृति का प्रचार प्रसार करना। ठीक है, अब वो हमारी कुरीतियों को जब दूर करने का प्रयास कर रहे हैं, बीड़ा उठा रहे हैं, केवल इस वजह से कि हम यहाँ की जनता का विश्वास जीत सकें कि अंग्रेज शासन प्रणाली भाई अच्छा शासन कर रही है। कौन कौन सी प्रथाएं थी, सबको प्रथाएं कन्यावध, मैं आपको उस दिन से ही बता रहा हूँ, जनसंख्या बढ़ाई थी जिस दिन से, कन्यावध, लड़कियों को मार दिया जाता था जन्म लेने के बाद या जन्म से पहले। ठीक है, दास प्रथा, दास रखते थे राजा महाराजान के पास, दास और दासी होते थे। राजा महाराजान के पास क्या होते थे, दास और दासी। और ये दास और दासी भैया जैसे आज पशुओं का व्यापार होता है ना, एक पशु को खरीदते हैं, दूसरा बेच देते हैं, दो उनको बदले में एक पशु ले आते हैं, ऐसे ही पहले दास और दासियों का जीवन था। ये 15 दास 20 दासी उस राजा को बेच दिए, उस राजा पे से 10 दास और 10 दासी हमने यहाँ अपने पास रख लिए। राजा की लड़की की जब शादी होती थी तो हजारों की संख्या में दास और दासी दहेज के रूप में दिए जाते थे। ये दास से बेचारे, इनको गुलाम कहते हैं। क्या कहते हैं, गुलाम। आज इनको गुलाम के नाम से संबोधित करते हैं। इनके पास भैया कोई अधिकार नहीं रहते थे, ये खुद दास है, खुद गुलाम है। इनके बच्चे होंगे वो भी बेचारे गुलाम रहेंगे सदा, कोई अधिकार नहीं था। इनका शोषण किया जाता था, इनके पास कुछ अधिकार थे ही नहीं, पशुओं का सा व्यवहार किया जाता था, पशुओं का तरह ही लेन देन होता था इनको। जो छोटे तबके के लोग होते थे, तो अंग्रेजों ने सोचा ये प्रथा गलत है, आखिरकार ये भी तो इंसान है, इनको भी तो बराबर का हक मिलना चाहिए। अब कोई दास नहीं रहेगा, दास और दासी नहीं रहेंगे। ये इन्होंने किया तो हमारे लोगों को, भारत देश के लोगों को, विशेषकर अपने राजस्थान की बात कर रहे हैं, राजस्थान की जनता को ये थोड़ा सा विश्वास हुआ कि अंग्रेज जो ये काम कर रहे हैं ये बड़ा हित में कर रहे हैं, ये हमारे हित में ही कर रहे हैं, जनता के हित में ही कर रहे हैं। ठीक है, और एक था सती प्रथा। सती प्रथा क्या था, कोई पुरुष जब वीर गति को प्राप्त हो जाता था युद्ध में, या किसी बीमारी से मर जाता था, या अपनी मौत से ही मरता था, चाहे उसकी उम्र 20 वर्ष 25 वर्ष की है, चाहे उसकी बस उम्र 80 वर्ष की है, तो उसकी पति, उसकी पत्नी को क्या होना पड़ता था, उस पति के साथ ही मरना पड़ता था, जलना पड़ता था। अब ये सती प्रथा, ये सती होती थी, ये भी एक तो खुद ही अग्नि में प्रवेश कर जाती थी या जबरदस्ती उनको अग्नि में प्रवेश करवा दिया जाता था। देखो सती प्रथा थी, ये हमारे समाज के लिए बड़ा धब्बा था, बड़ा कलंक था, क्योंकि जो औरत उसके पति के गुजर जाने के बाद जबरदस्ती जिसको जिंदा जलाया जाएगा,
उसकी चिता में पटका जाएगा, पकड़ पकड़ करके, खींच खींच करके, तो तुम बताओ क्या वो चीखेगी चिल्लाएगी? नहीं, चीखेगी चिल्लाएगी। लेकिन रीति रिवाज कैसे थे समाज में कि देखो तुम्हारा पति अब गुजर गया है, तुम्हारे पति के साथ ही तुम जाओ, हैं, जब ही तुम्हारा कल्याण होगा। तुम तो नहीं एक तरह के डाकिन कहलाओगी समाज में, कोई तुम्हारा मुंह देखना नहीं चाहेगा। ये इस तरीका की महिलाएं शिक्षा देती थी, बेचारी को मजबूर कर देती थी सती होने के लिए, और फिर भी सती होने से यदि कतराती थी तो जबरदस्ती उसको आग में फेंक देते थे, चिता में जला देते थे। ये प्रथा बहुत गलत थी, बहुत प्रथा गलत थी ये। तो अंग्रेजों ने इसको भी दूर करने में कुछ कदम उठाए। इस दिशा में उठाए गए कदमों से जनता यह समझने लगी कि अंग्रेज राजस्थान के सामाजिक ढांचे को विकसित करना चाहते हैं। अंग्रेजों की सामाजिक और सामान्य जीवन में हस्तक्षेप की नीति ने जनता में असंतोष पैदा किया। देखो ये नीति तो थी अंग्रेजों की ठीक, लोगों ने इसकी भलाई भी की, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने इसके प्रति विरोध प्रकट किया, असंतोष प्रकट किया कि अंग्रेज ये हमारे समाज में जो रीति रिवाज है इसको बदल रहे हैं, ये ठीक नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार हम देखते हैं कि 1818 की संधि के बाद अंग्रेजों द्वारा राजस्थान के राज्यों के प्रशासन में अवांछनीय हस्तक्षेप, आर्थिक संसाधनों पर आधिपत्य, अंग्रेजों द्वारा वसूल की जाने वाली वार्षिक खराज की राशि, सामंतों के विशेषाधिकारों पर कुठाराघात और राजस्थान के सामाजिक जीवन में हस्तक्षेप ने सर्वत्र असंतोष को जन्म दिया। राजा, सामंत और साधारण जनता सभी वर्ग अंग्रेजों से असंतुष्ट थे। तो देखो साहब, अंग्रेजों ने जो कुछ नीतियां बनाई, अंग्रेज जो कर रहे हैं, जो टैक्स बढ़ा रहे हैं, समाज में कुछ सुधार कर रहे हैं, इसका धीरे 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 राजस्थान की जनता पर, राजस्थान के सामंतों पर, राजस्थान के राजाओं पर इन विचारों का बुरा प्रभाव पड़ा। जनता इनको सहमत नहीं हो पाई, राजा इनसे सहमत नहीं हो पाए, सामंत इनसे सहमत नहीं हो पाए इन नीतियों से, और अंग्रेजों के प्रति असंतुष्ट हो गए हैं, दुखी हो गए। ईसाई मत के प्रचारकों की संदिग्ध गतिविधियों के कारण, और मैंने बताई थी अंग्रेज अपनी संस्कृति को थोपना चाहते थे राजस्थान में आकर के, उन्होंने ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया। अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र में यह विचार पनपने लगा कि अंग्रेज हिंदुओं का मतांतरण कर उन्हें जबरदस्ती ईसाई बनाने के लिए प्रयत्नशील हैं। इससे उनमें ब्रिटिश सत्ता के प्रति तीव्र आक्रोश उत्पन्न हो गया। जब अंग्रेजों ने समाज की इन बुराइयों को दूर करना चाहा, तो यहाँ की जनता, सामंत और राजाओं ने सोचा कि अंग्रेज हमारे हिंदू धर्म को ईसाई धर्म में परिवर्तित कराना चाहते हैं, हमको जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराना चाहते हैं, ऐसा उन्होंने सोचा। ठीक है, इससे उनमें ब्रिटिश सत्ता के प्रति तीव्र आक्रोश उत्पन्न हो गया। ब्रिटिश विरोधी भावनाओं को पनपाने में राजस्थान के कवियों व साहित्यकारों ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिनके द्वारा ऐसे शासकों की निंदा की गई जो ब्रिटिश सत्ता के भक्त थे, तथा उन शासकों एवं सावंतों की प्रशंसा की गई जो ब्रिटिश सत्ता के विरोधी थे। ऐसे कवियों में कवि बांकीदास, राधोदास, चांदू गांगी तथा महाकवि सूर्यमल मिश्र आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। इससे स्पष्ट है कि भारत में क्रांति आरंभ होने से पूर्व ही देशी रियासतों में ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध तीव्र संतोष व्याप्त था। सन 1857 की क्रांति आरंभ होने के समय राजस्थान में अंग्रेजी सैनिकों की 6 छावनियां थी। नसीराबाद, नीमच, देवली, ब्यावर, एरनपुरा और खैरवाड़ा। इन सब छावनियों में लगभग 5000 सैनिक थे, किंतु किसी भी छावनी में कोई अंग्रेज सैनिक नहीं था। केवल 30 अंग्रेज अधिकारी थे। सैनिक कोई नहीं था, अधिकारी था, अर्थात ऊंचे पदों पर अधिकारी थे अंग्रेज, और जो नीचे पद थे वो केवल भारतीयों के लिए थे। समझ में आगे बात नहीं आई। मेरठ में क्रांति होने की सूचना जैसे ही राजस्थान के एडीजी को प्राप्त हुई, उसने देशी रियासतों के शासकों को यह आवश्यक निर्देश भेजे कि वे क्रांतिकारियों को अपने राज्य में न घुसने दें, और जो भी ब्रिटिश सत्ता का विरोध करे उनका कठोरता पूर्वक दमन करें। कल पढ़ाएंगे नसीराबाद में क्रांति
ठीक है, इसको कल पढ़ाएंगे यहाँ से, कब हुई क्रांति और कैसे क्रांति हुई। ठीक है साहब, आज केवल इतना।